Hello everyone, this side Pooja and I am here to teach you the chapter electricity. क्लास 10th का ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और इस चैप्टर में हम वो सारे टॉपिक्स इंक्लूड करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, हम इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में डिटेल्ड वीडियो ये नहीं है आपका, ये आपका वन शॉट वीडियो है जिसमें आप जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उन्हें छोड़कर बाकी सारे टॉपिक्स में मैंने मेंशन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप सिलेबस जान लो कि आपके सिलेबस में आपके चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, पहले ये माइंड में रखो कि कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। बहुत कुछ ऐसे एक दो टॉपिक्स हैं जो डिलीट हो चुके हैं, उसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना, चैप्टर उठाते हैं, कुछ बच्चों के पास पुरानी बुक्स होती है, पुरानी बुक्स से क्या होता है पूरे चैप्टर को रीड कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक जो है अब डिलीटेड है। अब एग्जाम पास में है तो आपको अब बहुत कंसाइज तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप सिलेबस देख लो, सिलेबस क्या है मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, ओम्स लॉ आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टिविटी आ रहा है आपका, फैक्टर्स आ रहा है, फैक्टर्स आ रहा है आपका, फिर किस पे डिपेंड होता है ये आ रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन आ रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा है और उसके एप्लीकेशंस भी आ रहे हैं, ये भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। और हीटिंग इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसके एप्लीकेशन आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर आ रहा है। ठीक है, और रिलेशनशिप बिटवीन PVIR। ठीक है, इस चैप्टर इस वीडियो के एंड में मैं आपको सारे फॉर्मूलाज और उसके सिंबल्स, SI यूनिट्स, ये सारा गिवन करूँगी। ठीक है, ये वीडियो के एंड में आपको मिलेगा, तो उसके लिए आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कभी भी जब ये वर्ड हम सुनते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स वी आर स्टडिंग अबाउट चार्जेस। ठीक है, हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब ही होता है चार्जेस। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी देखो, अगर चार्जेस की बात हो रही है तो चार्जेस भी दो तरीके के हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक हो जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, किसी चीज़ को रब करके जो हम चार्ज क्रिएट करते हैं। ठीक है, बाई रबिंग। तो एक हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मतलब हो जाता है, देखिए स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, या फिर स्टेशनरी, स्टेशनरी। ठीक, और करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है मोशन, कोई भी चीज़ करंट है। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो चार्जेस हैं वो मोशन में है, मोशन ऑफ चार्जेस। करंट मतलब हो जाता है मोशन। ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब एज आई सेड चार्जेस हो जाते हैं, इसका मतलब तो मोशन ऑफ चार्जेस। आ रहा है क्लियर समझ में? तो पहले तो टर्म इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपको समझना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर वी गो थ्रू द आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज चार्ज। ठीक है, चार्ज से हम लोग डील करेंगे इस चैप्टर में। चार्ज क्या होता है, देखो चार्ज जो है इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम। इट मे बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव। कभी भी जब हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब चार्ज दो तरीके के, देखो एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है ना। बैटरी में भी दो चार्जेस होते हैं, आपने देखा होगा। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज, जो लाइक चार्जेस होते हैं, एक मिनट, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रीड करो आप, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, और इसका ऐसा चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट किसे Q से डिनोट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो पहली बात क्या है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एटम की। ठीक, दूसरी बात किसे Q से डिनोट करते हैं। तीसरी बात इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, इसका SI यूनिट हो जाएगा कूलम। ठीक, अच्छा चौथी बात, इसका जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू Q। अगर चार्ज आपको निकालना है, क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि फाइंड आउट द चार्जेस, तो इट मीन्स Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, अब ये NE क्या होता है, N इंटू E। ठीक, Q मतलब हो गया चार्जेस तुम्हारा, N मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और E मतलब हो गया चार्जेस ऑन वन इलेक्ट्रॉन्स। तो N की वैल्यू क्या होती है, देखो N की वैल्यू होती है 6 इंटू 10 का पावर 18। ठीक, कूलम नहीं, कूलम नहीं होगा ये, एक मिनट, 6 इंटू 10 का पावर 18। E मतलब होता है चार्जेस ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ठीक, तो इसके चार्जेस हो गए, इसको आप नोट डाउन कर लो, ये इसका और ये इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है,
उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका मतलब तो आप सब समझ गए होंगे ना, करंट मतलब क्या होता है। करंट मतलब होता है मोशन, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया करंट मतलब क्या होता है। करंट मतलब हो गया तुम्हारा मोशन, और इलेक्ट्रिक मतलब हो जाता है क्या, ठीक है, चार्जेस। यानी इस चैप्टर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मतलब जो चार्जेस जो है मोशन में है, ठीक है, रेस्ट पे नहीं है वो। तो चलो, इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, अब आप ये देखो, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से, ठीक है, करंट को डिनोट करते हैं आई से, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आई का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसी से आप अपना डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो। कैसे, हाउ, चलो मैं आपको बताती हूँ। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, ठीक। क्यू मतलब अभी अभी आपको पता चला, क्यू मतलब चार्ज होता है, और टी मतलब टाइम होता है। तो इसका डेफिनेशन बनाना बहुत ईजी है ना। अगर डेफिनेशन पूछता है करंट का, डिफाइन करंट 1 नंबर में आता है या हाफ नंबर में आ सकता है, ये डिफाइन करंट, तो आप ऐसे लिखोगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट ऑफ टाइम। ये जो अपॉन है ना, ये अपॉन, इसका मतलब होता है पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट। आ रहा है आपको समझ में। तो आई का अगर डेफिनेशन निकालना होगा, वो डिफाइन करें, तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट ऑफ टाइम। क्यू मतलब तो हो गया आपका चार्जेस, ठीक है, ठीक, क्यू मतलब चार्जेस हो गया, टी मतलब हो गया टाइम। अब देखो डेफिनेशन कितना इजी हो गया बनाना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब आप इसका ये बुकिश डेफिनेशन भी आप देख लो। बुकिश डेफिनेशन क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट ऑफ अ टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। पहला हमने इंपॉर्टेंट बता दिया, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। 1 मिनट, देखो, आई इज इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन टी, ठीक। करंट को आई से डिनोट करते हैं, करंट को आई से डिनोट करते हैं। इसका डेफिनेशन बनाना भी मैंने सिखा दिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट ऑफ टाइम, तो ये हो गया। उसके बाद देखो, इसका भी एसआई यूनिट होता है, ठीक है। इसका जैसे चार्ज का एसआई यूनिट क्या था, कूलम। अब करंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पेयर, ठीक है, करंट का एसआई यूनिट हो जाएगा एम्पेयर। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका एसआई यूनिट जो, इसका जो यूनिट होता है मेजर करने के लिए, एम्पेयर, ठीक है। कहीं पे भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए वी हैव अ डिवाइस, एंड दैट नेम ऑफ दैट डिवाइस इज अमीटर। अमीटर इज अ टाइप ऑफ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर योर करंट, ठीक है, कि करंट इज फ्लोइंग और नॉट। तो अमीटर एक डिवाइस होता है जो कि ये मेजर करता है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, ठीक। अच्छा, अब जैसे हमने चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला देखा था, N इंटू ई, ठीक है, Q इज इक्वल टू एन ई। सिमिलरली करंट को अगर फाइंड आउट करना है तो इसका ये फॉर्मूला हो जाता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अच्छा, इस चैप्टर में ना आपको 1 एम्पेयर, 1 वोल्ट, 1 कूलम, 1 जूल ऐसे करके डेफिनेशन पूछेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में आ चुके हैं ये सारी चीजें, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो एग्जाम में ये सारी चीजें आते हैं। तो आप देखो 1 एम्पेयर क्या होता है, क्योंकि आपसे पूछेगा व्हाट इज 1 एम्पेयर, ठीक है। तो 1 एम्पेयर क्या होता है, देखो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, ये आप याद कर लो। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, ये इसका तो ऐसे फॉर्मूला टाइप में हो गया। अब इसका डेफिनेशन कैसे क्रिएट करना है, देखिए अगर आप मेरे से कनेक्ट रहेंगे ना, और ये मैं आपको हर जैसे जैसे फॉर्मूलाज बनेगा ना, तो उसी फॉर्मूले से मैं आपको डेफिनेशन बनाना सिखा दूंगी। बहुत इजी होता है ये, ठीक है, लॉजिकल है, बन जाता है ये। आई 1 मतलब 1 नहीं, मैंने आई लिख दिया यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। 1 एम्पेयर इज डिफाइंड एज, अब इसका डेफिनेशन देखो कैसे बनेगा, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाती हूँ। देखिए ऐसे करके आपसे डेफिनेशन पूछेगा, डिफाइन 1 करें, 1 मिनट, चलो डिफाइन 1 एम्पेयर। तो देखो क्या है 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर इज द इलेक्ट्रिक करंट, 1 एम्पेयर इज द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड। तो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। डेफिनेशन कैसे बनेगा, 1 एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज when a 1 coulomb of charge flow in a wire, ठीक है, flow through a wire in a conductor, कुछ भी लिख लो, flow in a wire in 1 second, ठीक है। जब 1 कूलम का चार्ज किसी भी वायर में, ठीक है, फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में,
1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में जब फ्लो होता है वायर में, दैट इज योर 1 एम्पेयर। क्लियर, एकदम बहुत सिंपल है ये, ठीक है। 1 एम्पेयर किसे कहेंगे, जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो होगा इन 1 सेकंड, दैट इज योर 1 एम्पेयर। तो ऐसे 1 1 1 करके आएगा। जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे होगे ना, तो आपको रीड एंड राइट करना है। कैसे प्रैक्टिस करना, मैं आप इसका जो PDF है ना, मैं लिंक में सेंड कर दूंगी। अगर आपको मेरा ये नोट्स पसंद आ रहा है, क्योंकि ये बहुत मैंने शॉर्ट वे में और वो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो सारी चीज़ें कंक्लूड करने की कोशिश की है, ठीक है। और तो हाँ, मैं आपको बता रही थी रीड एंड राइट। जैसे आप वीडियो देख रहे हो ना, तो आप एक एक टॉपिक लिखते जाओ, उसका जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आप मेंशन करते जाओ, ठीक है। अच्छा चलो, अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट। इसकी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो है, देखो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आप देख लो 1 मिली एम्पेयर। ये जो M है इसका मतलब होता है मिली एम्पेयर। इसका ये हो गया 10 का पावर -3 एम्पेयर, ठीक है। ये हो गया 10 का पावर -6 एम्पेयर। ये माइक्रो एम्पेयर हो जाएगा, P मतलब माइक्रो। अच्छा, जो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जैसे हम लोग को पता है कि इस बार CBSE हमसे थोड़े कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन पूछेगी, कंसेप्चुअल पूछेगी। तो क्या है ना, अगर थ्योरी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, व्हाट इज करंट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, तो उसका आंसर करना काफ़ी ईजी हो जाता है। साइंस में क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम क्वेश्चंस नहीं समझ पाते। जैसे चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं, टीचर्स भी समझा देती, स्कूल में भी, ट्यूशन्स में भी, यहाँ पे जो भी एक हेल्पिंग जो भी स्टडी मटेरियल है वहाँ से आप इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से ले लेते हो, चैप्टर के बारे में आप अच्छे से समझ लेते हो। बट पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम वहाँ आती है जब क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है ना कि आपको ना क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं समझ में आता है। आपने बहुत अच्छे से चैप्टर, ऐसा ये प्रॉब्लम होता होगा आप लोग के साथ कि चैप्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो इसके लिए क्या है, आपको ये मेरा पूरा वीडियो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट बेस, आपका अगर बेस नहीं क्लियर है, आपको यही नहीं पता करंट क्या होता है, इसका SI यूनिट क्या है ना, और रेजिस्टेंस क्या है, इसका फॉर्मूलाज क्या है, तो पहले आपको एक इंट्रोडक्शन 1 शॉट वीडियो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। पूरा 1 शॉट वीडियो आप अच्छे से देखो, एंड देन आफ्टर मैं आपको इसमें मेरा ज़्यादा एफर्ट्स क्या रहेगा ना, आप लोग को क्वेश्चन लगवाना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत पास में, वी हैव 3 मंथ्स ओनली। मैं तो कहती हूँ 2 मंथ्स मान के चलो, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। जनवरी में तो हम सेल्फ स्टडी करते हैं और प्री बोर्ड वगैरह भी हो जाते हैं पास में। तो जनवरी आप लोग ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि आपको दिसंबर तक जो है ना पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। कि जनवरी में आप इत्मीनान से, अगर आप ट्यूशन जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, तो उसको थोड़ा सा स्किप करके या फिर स्कूल में भी थोड़ा सा वो करके आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करोगे पूरा जैन। और रियलिटी ही यही है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो अच्छे से, ऑनेस्टली, डेडिकेशन के साथ, है ना, तो फिर आपको 80 आने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, तो मैं बोल रही थी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब मैंने इतनी ही बातें इसलिए बोली क्योंकि जो हमारा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ जो है इस टॉपिक से CBSE जो है थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन बनाती है, तो उस टॉपिक में मैं रुक के 2 बार आपको डिटेल में एक ही चीज़ में 2 बार बताऊंगी, ठीक है। तो आप ध्यान सुनिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डायरेक्शन होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल। इसका मतलब क्या, तो देखो ये जो करंट है ना, ये जो करंट है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट ऑलवेज फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल इन योर सर्किट, ठीक है। आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव से जा रहा है, यू आर एबल टू सी, ये नेगेटिव की तरफ, तो इसका जो मूवमेंट है, इसका जो डायरेक्शन है फ्लो होने का, दैट इज योर पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। फाइन, समझ में आ रहा है। अच्छा, वेयर एज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ओके। तो देखो ये नेगेटिव टर्मिनल से जाएगा और ये कहाँ जा रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन के बारे में ध्यान से सुन लो, अगर इसको घुमा के क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है तो यू हैव टू आंसर दैट, ठीक है। ये हो गया। एज आई सेड कि करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, एक यंत्र होता है, नेम ऑफ दैट यंत्र, नेम ऑफ दैट डिवाइस इज योर अमीटर, ठीक है। जिसकी रेजिस्टिविटी की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अमीटर हैज लो रेजिस्टेंस एंड वन थिंग मोर
कि अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये सीरीज क्या होता है, ठीक है, तो होल्ड ऑन, आई विल एक्सप्लेन यू, है ना, आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 2 to 3 मिनट्स मैं ऐसे बताने जा रही हूँ आपको। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि करंट को मेजर करने के लिए देयर इज अ टाइप ऑफ डिवाइस नेम्ड अमीटर, ठीक है, विच इज कनेक्टेड इन सीरीज, जो कि सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक, कैसा होता है इसका कनेक्शन मैं अभी आगे स्लाइड पे शो करूंगी, आपको बताऊंगी प्रॉपरली कि कहाँ पे कनेक्ट होता है। ठीक, तो ये हो गया। एक चीज और आपको नोट करना है कि अमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। सेकंड थिंग इज कि इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है, लो होती है। तो यू हैव टू कंसीडर दैट इन योर माइंड, ठीक है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछता है पेपर में एक्चुअली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस में। देखो तुम लोग की बुक में ना पोटेंशियल डिफरेंस भी बताया गया, मेंशन है सीबीएस एनसीईआरटी बुक में, एज वेल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी जिक्र किया गया है, बट ज़्यादा उसके बारे में डिटेल नहीं बताया गया। बट हाँ, 2 से 3 लाइन में आपको ये बातें वहाँ मिलेंगी। अब जब मिल रही हैं तो फिर स्किप तो कर नहीं सकते इस टॉपिक को। अच्छा, तो होता क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ, सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं मैंने उनमें से एक भी टॉपिक मिस नहीं किया है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा है या नहीं है, मैंने इसीलिए आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लो आप, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप मान लो ये एक पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए है ना, तो जब एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज कहीं इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे आ रहा है ना, किसी इन्फिनिटी से एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज ए पॉइंट पे आ रहा है ना, एक पॉइंट पे आ रहा है, तो दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल मतलब एक होता नहीं है वर्क डन, मतलब ताकत टाइप का, ठीक है। तो एक यूनिट के पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक आने में जो वर्क डन होता है, लाने में, देखो एक यूनिट के पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक, कोई भी वो पॉइंट हो सकता है, एक पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क डन हो रहा है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गॉट दैट? आ रहा समझ में कि इन्फिनिटी से एक यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन हो रहा है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में, वहां इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे आ रहा था, यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच में एक यूनिट के पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन होता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वैसे भी कभी कभार क्या होता है ना, ये मेरे अपना पर्सनल है, जो वर्ड्स होते हैं ना उन्हीं में कभी उनका डेफिनेशन छिपा होता है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है डिफरेंस, तो डिफरेंस मतलब होता है अंतर, ठीक है। तो अंतर तो किन्हीं 2 चीज़ों के बीच में होता है, ठीक है। तो ये तो 2 चीज मतलब 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट के बीच का अंतर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे। तो 2 पॉइंट के बीच में एक यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। आ रहा है समझ में आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था, वहां पे भी एक पॉइंट था, 2 पॉइंट नहीं था, एक ही पॉइंट था, बट वो इन्फिनिटी से पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। आ रहा समझ में? वो इन्फिनिटी से आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, 2 पॉइंट होते हैं, उसमें एक यूनिट के पॉजिटिव चार्ज को एक यूनिट के पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है ना? अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference between 2 points on a conductor, current carrying conductor is defined as the work done, ठीक है, work done in moving a unit of positive charge from one point to the other point, है ना? आ गया ना समझ में? एक पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच में एक यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन हो रहा है। अच्छा, यही एक चीज़ तुमने नोटिस किया होगा, मैंने 2 बार 3 4 बार मैंने बोल दिया इवन, ठीक है। तो मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ना, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लगता है मोस्टली बच्चों को, बट ये है नहीं, ठीक है। बट पेपर में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं जो इसको इंपॉर्टेंट लिख दे रही हूँ ना, इस पर आप थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि मैंने कम से कम बहुत सारे सैम्पल्स पेपर्स को देखे हैं, प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, उनमें ये जो जितना मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ ना, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से
पोटेंशियल डिफरेंस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसका क्या फॉर्मूला है भाई पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट इसका एक निकनेम है, इसका निकनेम है वोल्टेज, ऐसे याद कर लो। इसका निकनेम क्या हो जाएगा, वोल्टेज। कि पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है, ओके। अच्छा, और इसको इसका एसआई यूनिट, इसका देखो इसका भी एसआई यूनिट क्या है, इसका एसआई यूनिट है वोल्ट, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q। फॉर्मूला मैंने प्रॉमिस किया था ना, फॉर्मूला देके मैं डेफिनेशन सिखाऊंगी आपको, तो चलो नाउ इट्स टाइम, ठीक है। तो V इज इक्वल टू W/Q, ओके। तो W मतलब क्या होता है, वर्क डन। Q मतलब होता है चार्ज। तो वर्क डन चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, आ रहा है ना समझ में क्या मैं कहना चाह रही हूँ। W मतलब वर्क डन, इसका मतलब हो जाएगा वर्क डन, ठीक है, वर्क डन। Q मतलब हो जाएगा चार्ज, क्लियर। अच्छा, वर्क डन चार्ज, 2 पॉइंट के बीच में एक यूनिट ऑफ चार्ज, एक यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ना, एक यूनिट के चार्ज को लाने में जो वर्क डन हो रहा है। तो फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, V इज इक्वल टू W/Q। या तो आप डेफिनेशन से फॉर्मूला बना लो, या तो आप फॉर्मूले से डेफिनेशन बना लो, बट एक चीज़ तो करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। बट मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये इजी लगता है कि आप फॉर्मूला देख लो, उसी से आप डेफिनेशन क्रिएट कर लो, ठीक है, एंड दैट वुड बी मोर सिंपल फॉर यू। अच्छा, हाँ, अब देखो वहाँ हमने 1 एम्पेयर पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे 1 वोल्ट किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्ट नहीं 1 वोल्ट होगा यहाँ पे, करेक्ट। अच्छा, 1 वोल्ट, देखो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने इसीलिए बता दिया पहले। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूलम पर कूलम, ठीक है, 1 जूल अपॉन कूलम। डेफिनेशन क्या करूँ पहले, चलो मैं ऐसे ही बताती हूँ। तो जैसे एक चीज़, हाँ, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए वी हैव अ मीटर, ठीक। सिमिलरली हमें वोल्टेज को, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वी हैव ऑल्सो अ डिवाइस, एंड द नेम ऑफ दैट डिवाइस इज वोल्टामीटर। देखो यहाँ पे बना है फिगर, ठीक है, वोल्टामीटर ऐसा होता है ये। अच्छा, जो अमीटर था वो कैसे कनेक्ट था, वो सीरीज में कनेक्ट था। वेयर एज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ये यंत्र, ये डिवाइस जो है वोल्टामीटर, ये कैसे कनेक्ट होता है, ये पैरेलल कनेक्ट होता है। अभी भी आपको सीरीज और पैरेलल में प्रॉब्लम हो रहा होगा, अभी भी आप 2 मिनट रुक जाओ, 2-3 मिनट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अभी के लिए आप ये जान लो, जो अमीटर था वो सीरीज में, उसका रेजिस्टेंस कैसा था, लो था, याद है आपको। ये जो वोल्टामीटर है ये कैसे कनेक्ट होता है, ये पैरेलल कनेक्ट होता है, गॉट दैट, ओके। 1 वोल्ट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन, ध्यान से पढ़ना, 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब इसको लॉजिकली समझते हैं, हाउ, कैसे, ठीक है। कहाँ समझाऊँ, यहाँ समझा देती हूँ। देखो ये एक पॉइंट है, ये देखो, इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी मतलब आपको कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा हो या फिर कुछ मिसिंग है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा और इम्प्रूव करके लाऊंगी, ओके। देखो 2 पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक, 2 पॉइंट हो गए दोनों। अब देखो यहाँ पे भी, वहाँ पे क्या आ रहा था, अ यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा था, बट यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज आ रहा है, क्या जा रहा है यहाँ पे, 1 कूलम, है ना, पता नहीं क्यों चल क्यों नहीं रहा, हाँ 1 कूलम, ठीक है। 1 कूलम का चार्ज जो, ठीक है, देखो 1 कूलम का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। 1 कूलम का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है, वो वर्क डन कितना हो रहा है, वो वर्क डन 1 जूल हो रहा है, एंड दैट 1 जूल इज इक्वल टू योर 1 वोल्ट, ठीक है। देखो उस वाले केस में क्या था, 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा था, यहाँ पे जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है। 2 पॉइंट, यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी, बट यहाँ इस 2 पॉइंट के बीच में 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, वहाँ पे कुछ वर्क डन हो रहा था, यहाँ पे वर्क डन गिवन है, यहाँ पे 1 जूल का वर्क डन हो रहा है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन
टू कैरी अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। सिंपल है ना डेफिनेशन जो मैं बोल रही हूँ, बहुत सिंपल है। यहाँ पे 2 पॉइंट है, वहाँ पे मैं कुछ नहीं पता था, वहाँ पे बस इतना दिया था एक यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। वहाँ पे ये भी नहीं पता था कितना वर्क डन हो रहा है, बोला था जो भी वर्क डन होता है वो इक्वल होता है मेरे। यहाँ पे 1 वोल्ट जो है उसमें सब कुछ क्लियर है। 1 वोल्ट मेरे किसके बराबर है, जब 1 जूल का वर्क डन हो 1 कूलम के चार्ज को ले जाने फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हो रहा है ये पॉइंट तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि ये चीज़ मुझे नहीं क्लियर हो रहा है, तो आई ट्राई कि मैं आपको 3D एनिमेशन के थ्रू या किसी भी एनिमेशन के थ्रू मैं आपको दोबारा से उसका प्रॉपर उसी टॉपिक को लेके मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है और इसको फ्लो करने में 1 जूल का वर्क डन हो रहा है, ठीक है। 1 जूल का वर्क डन हो रहा है 1 कूलम के चार्ज को ले जाने में फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, ठीक, 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। ओके, चलो ये क्लियर हो गया। डिवाइस का क्या नाम है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अच्छा ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। ओके, ठीक है। अच्छा देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये बुक में भी है, इसको आप अच्छे से देख लेना। आधे नंबर में मे भी आ जाए, कम चांसेस है बट मे भी, आधा नंबर भी बहुत होता है ना। तो देखो ये सारे देखो ज्वाइंट के लिए हैं, ये क्लोज्ड स्विच के लिए, ओपन स्विच के लिए है, ये इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है। आप देख लो बल्ब का वो है, सिंबल है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं और ये सारे सिंबल्स हैं। अच्छा हाँ ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, मैं इसको बता देती हूँ। देखो ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस और जो रियोस्टेट होता है ये क्या होता है, जो हमारे रेफ्रिजरेटर में वो टेम्परेचर बढ़ाने इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, बढ़ाने घटाने के लिए जो लगा नहीं होता वो जो, ठीक है, वो जो डिवाइस लगा होता है उसी को कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब क्या, जब आप रेजिस्टेंस को देखो, फिक्स मतलब पता है मैथ्स में पढ़ा था ना वेरिएबल एंड फिक्स, तो ये वो वेरिएबल XYZ वाला नहीं है, वेरिएबल वाला जिसे आप चेंज कर सको, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए रेजिस्टेंस को, हाँ रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम लोग रियोस्टेट लगाते हैं, ठीक। अब देखो ये हो गया अमीटर, ये हो गया वोल्टामीटर। अब जो छोटा सा दूसरा टॉपिक है ना, वो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा जब ये वर्ड आता है इलेक्ट्रिक सर्किट, जब कोई टॉपिक पढ़ो तो उसके आप कीवर्ड निकाल लो, ठीक है। कीवर्ड निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम एक बार ट्राई करके देखो, अगर आप कीवर्ड्स निकाल रहे हो ना तो आप बड़े फायदे में हो और आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। कभी कभार क्या होता है ना, पूरा आंसर शीट भर के चले आते हैं। मैं आपको एक सॉल्व पेपर में शो करूंगी जिसमें बताऊंगी व्हाट इज द करेक्ट वे, सही तरीका क्या है आंसर राइटिंग का, ठीक है। आंसर राइटिंग कैसे होना चाहिए, कैसे हमें साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स मिलते हैं, और स्टेप मार्किंग क्या होता है, आई विल डिस्कस दैट थिंग ऑल्सो, ठीक। तो अब जैसे ये इलेक्ट्रिक सर्किट आ रहा है तो इसमें आपको 2 बातें माइंड में रखनी है। पहली क्या बात होनी चाहिए, पहली बात होनी चाहिए कि ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस टेंस वाला कंटिन्यूअस नहीं, टेंस वाला कंटिन्यूअस नहीं, ठीक है। कंटिन्यूअस क्या, जो फ्लो ऑफ करंट है ना, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंटिन्यूअस रहेंगे, ऐसा नहीं है कि रुकेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो ऑफ करंट इज कंटिन्यूअस। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका जो पाथ है वो क्लोज्ड है, ऐसा नहीं है कि कहीं से ओपन है। अगर ओपन होगा तो बिजली बाहर जाएगी तो झटके लगेंगे, नहीं झटके नहीं लगते, अर्थ वायर कनेक्ट होता है, ठीक है, इसीलिए तो अर्थ वायर कनेक्ट किया जाता है। अब ये सारे टॉपिक्स जो हैं, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे बट डिलीटेड हैं, हम पढ़ा नहीं सकते ना अभी के लिए, क्योंकि ये 1 शॉर्ट वीडियो है, हम बस वही कंसीडर कर रहे हैं जो पेपर में आ रहा है। बट इफ़ यू से अब अगर आपको मेरा लैंग्वेज समझ में आ रहा है, मेरा डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ बोलिएगा तो मैं डिटेल वीडियो भी बना के दूंगी, ओके। बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपना प्रिपरेशन करें। तो ये कंटिन्यूअस है और क्लोज्ड पाथ होता है, तो दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, देखो एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजेज मतलब कंसिस्ट, ठीक है। क्या कंसिस्ट करता है, सेल होता है भाई, बैटरी जिसे कहते हैं, ठीक है। प्लग की होगा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होगा, कुछ कनेक्टिंग वायर्स होंगे, क्योंकि वायर्स नहीं होगा तो फ्लो कहाँ से होगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था इलेक्ट्रिक सर्किट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। ये ओम्स लॉ है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसे फटाफट कंसीडर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी मैं लिख दूंगी IMP,
इसमें मैं लिखूंगी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट IMP। IMP लिखना गलत हो जाएगा इसके लिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर ग्राफ जो है इसका, ये स्ट्रेट लाइन है, कैसे बनेगा, होल्ड ऑन। पहले देखो ओम्स लॉ कहता क्या है। ओम्स लॉ ये कहता है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्टेज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आप समझो, यही होता है कि अगर करंट बढ़ेगा ना, अगर करंट इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा। अगर करंट घटेगा, डिक्रीज करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज करेगा। इट मीन्स जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जब सेम साउंड करे, जैसे वो बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, और वो घट रहा है तो वो भी घट रहा है, ठीक है, जैसे सेम साउंड करे। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब हो जाता है जैसे कोई बढ़ रहा हो और दूसरा वाला जो इसका अपोजिट वो घट रहा हो, और वो घट रहा होगा तो वो बढ़ रहा होगा। तो जब अपोजिट साउंड करेंगे तो उसे कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और जब सेम चीज सेम इंसिडेंट होगा तो कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हम बहुत फनी वे में मैं बच्चों को समझाती हूँ, बट अभी ना ये वीडियो लंबा ना खींचे, इसलिए मैं इतनी बोल के आपको छोड़ रही हूँ कि अगर हाँ कोई चीज़ अगर इन्वर्सली होती है तो उसको अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं, करेक्ट, उसे अपॉन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि V जो है पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो ये वाली लाइन समझ में आएगी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बट इसके लिए एक कंडीशन है, इट इज only directly proportional, मतलब it is what, potential difference is only directly proportional to current when there is a constant temperature, it is only applicable then on, ठीक है, it is only applicable, ये तभी applicable है, ओम्स लॉ तभी लागू होता है जब जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, इट मीन्स व्हाट, ओम्स लॉ ऑल्सो इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने घटने पे ओम्स लॉ भी बढ़ेगा घटेगा। होप सो क्लियर एकदम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लो, बुक में भी स्टेटमेंट है, बट क्या है ना, हम लोग 1-on-1 एक अच्छे वे में हम आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको कुछ बुकिश या फिर रीडिंग टाइप का ना लगे, ठीक है, इसलिए 1-on-1 मैं आपको एक पॉइंट्स ना पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, देन मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा रही हूँ, क्योंकि पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो डेफिनेशन आपको डेफिनेटली आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप पढ़ो, ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इलेक्ट्रिक करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ये इट इज एप्लीकेबल देन ओनली, दिस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस V वैरीज एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखो हमें ये तो पता चल गया ना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो अब इसको ये प्रोपोर्शनैलिटी टर्म, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट टर्म है ये हटाने के लिए V, सुनो ये जो V, एक मिनट, ठीक है, ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, V जो है पता नहीं कि मेरा चार्ज नहीं है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये वो जो प्रोपोर्शनैलिटी टर्म है ना, इसे हटाने के लिए हम जब इक्वल का साइन लगाएंगे ना, ये जब इक्वल का साइन लगाना होता है, ये टर्म हटाना होता है, यहाँ पे ये टर्म जब हटाना होगा और कांस्टेंट टर्म लगाना हो, इक्वल बनाएंगे हम, तो हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट टर्म लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी टर्म आया है R, R मतलब होता है रेजिस्टेंस, मतलब रोकना, ठीक है। तो R क्या है यहाँ पे, ये जो R है ये क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब हमने देखा टेम्परेचर बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो देखो इसी वजह से जब ये जैसे ये मान लो ये 5 था, ये 5 एम्पियर है और ये 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे आके मीट कर रहे हैं, तो ये सेम ये 10 हो जाएगा, तो ये भी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आके मीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम है, इसी वजह से स्ट्रेट गया है, ठीक, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका कोई कर्व नहीं। ऑप्शन में ऐसे अगर कर्व होगा या फिर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा तो सब पे आप कट कर दीजिएगा, योर करेक्ट इज दिस वन ओनली, ठीक है, यही करेक्ट होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब होता है रोकना, रुकावट। अब रेजिस्टेंस क्या होता है इसको भी आप पढ़ लो, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इज रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है, रेजिस्ट करता है, पूरी तरह से नहीं रोकता बट रुकावट लाता है, ठीक है, क्योंकि अगर सडनली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो इट विल ब्लास्ट ना, सारी चीजें ब्लास्ट हो जाएंगी, ठीक है, उसका फ्लो बहुत तेज होता है, उसके फ्लो को, उसकी गति को रोकने के लिए रेजिस्टेंस वर्क करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का काम होता है
इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकना, पूरी तरह से नहीं बट रोकना, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, देखो रेजिस्टेंस का एसआई, इसकी एक छोटी बहन है, मैं तो बताने ही भूल गई थी, रेजिस्टेंस की एक छोटी बहन होती है रेजिस्टिविटी। तो अगर इसकी एसआई यूनिट जो है इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक, पहली बात। और दूसरी बात इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ओम, ठीक है, ये ओम, एसआई यूनिट इसकी ओम हो जाएगी। ओम एक ग्रीक लेटर है, ठीक है, इसका ओम। और इसकी जो रेजिस्टिविटी इसकी छोटी बहन है ना, उसका एसआई यूनिट हो जाता है ओम मीटर, ठीक। अब देखो जैसे हमने 1 कूलम पढ़ा, 1 एम्पेयर पढ़ा, 1 वोल्ट भी पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे 1, अच्छा आर का फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो वी इज इक्वल टू आई आर हो गया, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, ठीक है। तो ऐसे ही एक से तुम ये वाला और ये वाला दोनों निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो 1 ओम किसे कहेंगे, देखो 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 एम्पेयर ऑफ करंट, ठीक है, 1 एम्पेयर ऑफ करंट, यहाँ पे थ्रू है, THROUGH, थ्रू, ये डिफरेंस है, ठीक। तो हाँ कहाँ थे, हाँ 1 एम्पेयर ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 वोल्ट। इसका मतलब क्या था, देखो 1 ओम का जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 एम्पेयर ऑफ करंट जब फ्लो हो इन अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 वोल्ट। उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। उनके बीच में जब 1 करंट का 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू, हाँ 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस वो किसके बराबर हो जाएगा, जब फ्लो करेगा 1 एम्पेयर ऑफ करंट, और दो पॉइंट के पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा, इसी को कहेंगे 1 ओम, ठीक है। अगर एक भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है, क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में बोलोगे, पर्टिकुलरली उसी टॉपिक के लिए थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझा पाऊंगी, ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। अब देखो रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा, इसे आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका एसआई यूनिट ओम हो गया, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई हो गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस देखो कुछ ऐसे फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो कोई रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिनका मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ अ वायर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब देखो नेचर ऑफ मटेरियल मतलब क्या हो गया, देखो सम मटेरियल क्रिएट लीस्ट हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब कंपन हो जाएगा। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कम हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, एंड हेंस आर गुड कंडक्टर, और जो ऐसे होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अच्छा गुड कंडक्टर, इंसुलेटर, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर हमने 6th-7th में भी पढ़ा है। गुड कंडक्टर वो होते हैं विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, ठीक है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिन्हें बैड कंडक्टर भी कहा जाता है, आर दोज हु डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, है ना, ऐसे समझ लो आप। तो जो जिनमें हिंड्रेंस कम होता है, देखो जिनमें हिंड्रेंस जो होगा कम होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, गुड कंडक्टर हो, वो गुड कंडक्टर हो जाते हैं, जीसी गुड कंडक्टर, में शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ठीक है। जिनमें हिंड्रेंस कम होगा वो गुड कंडक्टर कहलाएंगे, ठीक है। वाइल जैसे सिल्वर, इसका एग्जांपल ले लेना आप लोग, सिल्वर, वाइल सम मटेरियल क्रिएट मोर हिंड्रेंस, और जिनमें क्या होगा, जिनमें हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, ये एन है मेरा, जिनमें हिंड्रेंस ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएंगे, वो बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे इंसुलेटर्स हो गया, हार्ड प्लास्टिक हमारा। तो ये जो रेजिस्टेंस है डिपेंड करता है, ठीक है। जिनमें हिंड्रेंस कम होंगे गुड कंडक्टर है, तो वो क्या, जैसे सिल्वर ले लो, वो सारे क्या हो जाएंगे, गुड कंडक्टर होंगे, ठीक है। सब मटेरियल क्रिएट लीस्ट हेंस आर गुड कंडक्टर। जिनमें हिंड्रेंस ज़्यादा होगा वो बैड कंडक्टर कहलाएंगे, जैसे हार्ड प्लास्टिक। तो ये जो रेजिस्टेंस वो डिपेंड करता है मटेरियल, किस मटेरियल का बना है, क्योंकि ठीक है कॉपर में अलग, आयरन में अलग, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। सेकेंड टॉपिक क्या हो जाएगा, लेंथ, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, हाउ लेंथ वाला क्या लोचा है, देखो जैसे एक वायर ले लो, ठीक है, जिसका लेंथ क्या है, देखो ऐसा है, ठीक, रुको मैं बैक चली जाती हूँ, ये वायर ले लो जिसका लेंथ ऐसा है, सेम वायर ले रहे हैं हम, ठीक है, सेम मटेरियल का वायर है, मटेरियल में डिफरेंस नहीं है, बस इसका लेंथ छोटा है, ठीक। अब देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स है, देखो देखो ऐसे फ्लो हो रहे हैं। अब इनको ना लंबा पाथ कवर करना है, इनका जो रास्ता है काफ़ी लंबा है, ठीक है। अब जब काफ़ी लंबा है तो फिर रेजिस्टेंस को काफ़ी काम करना पड़ेगा। मान लो ये रेजिस्टेंस है आर,
ठीक है। तो रेजिस्टेंस को रह रह के काफ़ी काम कर, रेजिस्टेंस यहाँ भी रोकेगा, रेजिस्टेंस को यहाँ भी रोकना है, यहाँ भी रोकना है इलेक्ट्रॉन्स को करंट को फ्लो होने में, ठीक है, यहाँ भी रोकना है करंट को फ्लो होने में। तो इसका पाथ लंबा है तो रेजिस्टेंस का काम भी लंबा हो गया। और यहाँ पे इस वाले पॉइंट में देखो इसका लेंथ कम है ना, इस कंडक्टर का लेंथ कम है ना, इस वायर का लेंथ कम है, तो रेजिस्टेंस को देखो भाई काम भी कम करना पड़ेगा, यहाँ पे काम कम करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कम क्रिएट होगा। तो हमने अभी नोटिस किया ना एक चीज़ कि अगर लेंथ जो था ये ज़्यादा था तो रेजिस्टेंस को भी ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। अगर लेंथ कम था तो रेजिस्टेंस को भी कम काम करना पड़ रहा था। आ रहा ना समझ में? तो जब ऐसा सेम होता है कि वो ज़्यादा तो वो ज़्यादा और वो कम तो फिर वो कम, तो ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हेयर व्हाट वी कंसीडर दैट कि आर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ये लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग को समझ में आ गया होगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, क्यों हुआ, ये आई नहीं है ये एल है, ठीक है, ये समझ में आया ना कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ये कैसे है, ये इक्वेशन 1 मान लो पहला इक्वेशन आपका बनता है। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, देखो भाई वो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे कि मान लो ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है जिसका लेंथ इतना बड़ा है, इस वायर का लेंथ है इतना बड़ा। ऐसे ही सेम वायर सेम मटेरियल का सेम लेंथ का, देखो सेम लेंथ का वायर हमने ले लिया, ठीक है, सेम लेंथ का मैंने वायर लिया, मटेरियल भी सेम था, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। यहाँ अगर कुछ चेंजेस हुआ है तो किस चीज़ का हुआ है, एरिया का हुआ है। अब आप लोग नोटिस करो इसका एरिया ज़्यादा है ना, इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है। अब इसके अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, किस कलर से बनाओ, पिंक कलर से बना देते हो, ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको काफ़ी स्पेस मिल जाएगा फ्लो होने के लिए, है ना। बट ये जिसका एरिया कम था इसमें इलेक्ट्रॉन्स को बहुत चिपक के जाना पड़ेगा, है ना। जैसे एक पतली सी गली होती है उसमें 100 लोगों को छोड़ दो, ठीक है, तो उनको निकलने में कितना प्रॉब्लम होगा, है ना, कितना मतलब डिफिकल्टी से वो निकलेंगे। बट जो मोटी वाली गली होगी उसमें 100 लोगों को भेजेंगे अगर निकलने के लिए, तो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू दैट पतली गली वो बड़े आराम से निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, जैसे चौड़ी गली होती है तो आराम से निकलते हैं। तो यहाँ पे जब जो एरिया है वायर का एरिया जो है कंडक्टर का वायर का, उसका एरिया बड़ा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका बड़ा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़े होने की वजह से रेजिस्टेंस को कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बड़े आराम से मूव करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को कम काम करना पड़ेगा क्योंकि एरिया ज़्यादा तो बड़े आराम से निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भाई रेजिस्टेंस को कम काम करना पड़ेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस को जो है कम काम करना पड़ेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस को ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत चिपक के निकल रहे हैं, इनका काम है इलेक्ट्रॉन्स को रोकना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत चिपके हैं। तो हमने क्या कंक्लूड किया यहाँ पे कि अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस को कम काम करना पड़ रहा है, बट अगर एरिया कम है ना, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस को बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है। बेशक पाथ तो उतनी ही है, लंबाई तो उतनी ही है, लेकिन जगह तो चिपका हुआ है, जगह तो छोटा है ना, तो रेजिस्टेंस को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। आप इमेजिन करके देखो इस चीज़ को, देखो इसको ना इसका कोई वीडियो नहीं से आप इमेजिन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करते हुए कौन देख रहा है, ठीक है। आप इसे इमेजिन करो, यहाँ पे पतली एरिया कम है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चिपक के निकल रहे हैं, तो रेजिस्टेंस को ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर एरिया ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स रेजिस्टेंस को कम काम करना पड़ेगा, बट अगर एरिया कम है ना तो रेजिस्टेंस को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब मैंने एक चीज़ बताया था आप लोगों को, अगर अपोजिट साउंड करे, जैसे रेजिस्टेंस कम, जैसे एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, एरिया कम रेजिस्टेंस ज़्यादा, अपोजिट साउंड कर रहा है, तो इसे कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमेशा अपॉन के फॉर्म में होता है, 1/A, ठीक है। तो सेकंड वाली बात आपको समझ में आ गई कि आर जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A के। देखो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन मिल गया, आपको मिल गया ना दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को एक साथ हम इक्वेट करेंगे, ठीक है, दोनों को मर्ज करेंगे। देखो क्या होता है, इधर भी रेजिस्टेंस सेम ही है, वही रेजिस्टेंस है, कोई दूसरा रेजिस्टेंस तो नहीं आया है, वही रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी वही रेजिस्टेंस है। तो आर इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं ना आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L/A के। अब ये L/A कैसे आया, देखो L को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/A से तो क्या आ जाएगा, L/A हो जाएगा। बोलो भाई, आ रहा है ना समझ में। तो यहाँ पे R जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है L/A के,
ठीक, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है एल अपॉन ए के। क्लियर है ना आपको? तो ये दोनों इक्वेशन एक साथ मर्ज करने पे हमें ये सारी चीज़ें मिली। ठीक, अब चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे लिखा गया है। अब देखो ये निकल कर आया था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, वेयर एल इज योर लेंथ, ठीक, ए इज योर एरिया एंड आर मतलब तो आपको पता है रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे भी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हटा के जब हम इक्वल करेंगे तो यहाँ पे भी हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। जैसे हमने वहाँ ओम्स लॉ में याद करो v इक्वल टू आई आर था ना, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई के, तो जब हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटाया था, इक्वल लाया था, तो वहाँ पे क्या आया था, वहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया था R। सिमिलरली अब यहाँ पे इसकी छोटी बहन आएगी रेजिस्टिविटी, जिसका नाम है, रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, RHO, P जैसा लिखते हैं हम उसे, ठीक है। और इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ठीक है, इसका SI यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। रेजिस्टेंस का क्या था, ओम, इसकी छोटी बहन का क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ओके चलो, तो अब इसका जब ये सिंबल हटाएंगे, इक्वल लाएंगे, तो एक साइन आएगा रो करके, देखो ये वो साइन है, इसको मैं मिटा दूँ, ठीक है, ये रो एल अपॉन ए आ रहा है फॉर्मूला समझ में। ये इक्वल टू जब बना तो ये पी जैसा ऐसा एक साइन आया, इसको रो कहते हैं, RHO रो। कहीं लिखा है, हाँ ये देखो यहाँ लिखा है रो, ठीक है। इट इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, इसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब जैसे रेजिस्टेंस कुछ कुछ बातों पे डिपेंड कर रहा था ना, किसी से बातों पे डिपेंड करता, मटेरियल पे, उस पे, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, बट रेजिस्टिविटी जो होती है वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। ये डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है, बट मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इट इज़ डिपेंड अपॉन, यहाँ पे आपने लिखा है, देखो लिखा भी हुआ है कि रेजिस्टिविटी जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड थिकनेस, ठीक है, डिपेंड नहीं करती है, बट इज डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल और टेम्परेचर पे। होप सो एकदम क्लियर हो रहा है आपको, ठीक। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलो फटाफट। जितने भी मेटल एंड एलॉयज हैं ना, जितने भी मेटल एंड एलॉयज हैं, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, इसी वजह से इन्हें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो जितने भी मेटल हैं, एलॉयज, इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, जिनकी रेजिस्टिविटी कम होती है वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास होगी। इसी वजह से देखो जो कॉपर होता है उसकी वायरिंग देखो इंसुलेटर से की जाती है ना, इंसुलेटर से ही तो की जाती है, ऊपर प्लास्टिक जैसा होता है, ठीक है, इंसुलेटर जैसे ये देखो है ना, इसके अंदर क्या है, ऊपर की वायरिंग देखो प्लास्टिक से ही तो हो रखी है, ठीक। तो मेटल एंड एलॉय, जिनकी, ऐसे समझ लो तुम लोग, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा इस पे, जिनकी जो है रेजिस्टिविटी कम होगी वो क्या कहलाते हैं भाई, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। और जिनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, सच एज इंसुलेटर, क्या था, प्लास्टिक इंसुलेटर ही तो है, जिनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी वो बैड कंडक्टर कहलाएंगे। ये दो बातें अच्छे से समझ लो। रेजिस्टिविटी कम और ज़्यादा कब होती है, जो गुड कंडक्टर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, और जो बैड कंडक्टर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। याद कर लेना, ये स्टार बना के लिख लो, ठीक है। इसी वजह से, दिस इज द रीजन कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स, बिकॉज बोथ पोजेस लो रेजिस्टिविटी, करेक्ट। Alloy are commonly used in electrical heating appliances. Resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metal. Alloy do not oxidize readily at high temperature. For this reason, पूछता भी है आपसे, किस वजह से, for this reason they are commonly used in electrical heating appliances. वो जो मैंने वहाँ डायग्राम बनाया था ना रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, वो ये रहा, देखो इसका वायर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स देखो आराम से मूव कर रहे हैं, यहाँ पे वायर कम था, ये वही वाला है। और ये देखो आप लोग नोटिस करो, सबकी रेजिस्टिविटी अलग अलग है। रेजिस्टिविटी का SI यूनिट हो जाएगी ओम मीटर, रेजिस्टेंस का ओम। मैं इतना रिपीट कर दूँ ना, आप लोग को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका रेजिस्टिविटी देखो, आप नोटिस करो कैसा है यहाँ पे रेजिस्टिविटी, कंडक्टर का अलग है, एलॉय का अलग। अच्छा, एलॉय क्या होते हैं, एलॉय मतलब जिनमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखे, दोज आर एलॉयज, ठीक है, तो वो एलॉयज हो जाते हैं। तो देखो इसकी रेजिस्टिविटी अलग है, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी अलग है। करेक्ट आ रहा है ना समझ में अच्छे से? नहीं आ रहा होगा प्लीज़ बता दीजिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम ऑल्सो, ठीक है।
अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स किसे कहते हैं? रजिस्टर वो बुक वाला रजिस्टर नहीं, ये रजिस्टर्स है, RESISTORS। अच्छा ये होते कैसे, दिखते कैसे? देखो भाई ये ऐसे दिखते हैं। ये कैसे दिखते हैं? ये ऐसे दिखते हैं। बहुत बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं ये क्या है। अरे भाई मदरबोर्ड वगैरह ओपन करो, है ना, तो देखो वहाँ पे ऐसे छोटे 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 ऐसे बहुत सस्ते मिलते हैं, 2-2 रुपए में, ठीक है, ऐसे लगे होते हैं। ये इन्हीं को रजिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। इन्हीं का कनेक्शन जो होता है हम सीरीज और पैरल में लगाते हैं। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरल कॉम्बिनेशन। मैंने होल्ड किया था ना उस पॉइंट पे कि जो अमीटर होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है और जो वोल्टा मीटर होता है पैरल कनेक्टेड होता है। कैसे, हाउ, देखो मैं बताती हूँ। ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, इसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, व्हेन 2 और मोर रजिस्टर्स, एक मिनट, when 2 और more resistors are connected end to end। यहाँ पे देखो ये देखो, ये मान लो ये जो है ना रजिस्टर्स है, देखो ये एंड यहाँ खत्म हुआ, फिर यहीं से दूसरा कनेक्ट हो गया, फिर ये यहाँ खत्म हुआ, फिर यहाँ से तीसरा कनेक्ट हो गया। तो जब हम देखेंगे एंड टू एंड कनेक्शन है किसका? एंड टू एंड कनेक्शन रजिस्टर्स का। इसका जब एंड टू एंड कनेक्शन होगा, एंड टू एंड, तो ऐसे अरेंजमेंट्स को हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब जो अमीटर था वो इसी के बराबर में कनेक्ट होगा। जैसे मान लो ये अमीटर था ना, ठीक है, ये अमीटर था ना, यहाँ पे ये अमीटर है ना, तो ये यहाँ कनेक्ट होगा, इसके नीचे नहीं कनेक्ट हो सकता, है ना, ये ऐसे नहीं कनेक्ट हो सकता, ये गलत है, ठीक, वो बगल में ही कनेक्ट होगा। समझ में आया मीटर कैसे कनेक्ट होगा? तो अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज वेयर एज वोल्टामीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। अब इसके भी कुछ कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, प्लीज ध्यान देना, ठीक है। देखो जो करंट होता है इसमें जो आई होगा ना, ये आई जो होगा, सॉरी, ये जो आई होगा बराबर फ्लो करेगा, आई आई आई, ठीक है। आई जो होगा, आई मतलब करंट, ठीक है, करंट जो होगा यहाँ पे, करंट वो सेम होगा, ठीक है, वो सेम होगा, यहाँ पे करंट जो होगा सेम होगा, इसको आप यहाँ लिख लो, आई जो होगा वो सेम होगा। और जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे कहते हैं, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो कभी कभार मैं वोल्टेज बोलूँ तो आप कंफ्यूज मत हो, या पोटेंशियल डिफरेंस बोलूँ तो यू नीड नॉट टू कंफ्यूज दैट टाइम ऑल्सो, है ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट होता है। करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। इसी वजह से जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो हम लोग घर में नहीं करते हैं। देखो दीपावली आ रही है, ठीक है, तो दीपावली में जो लड़ियाँ होती हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होती हैं, ठीक है। इसी वजह से एक कंपोनेंट अगर उसका फेल हो जाता है ना तो बाकी का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है। एक कंपोनेंट, एक बल्ब उसका खराब हो जाता है तो बाकी के बल्ब भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं। उसमें जो करंट होता है वो इक्वल पास हो जाता है, वोल्टेज ऊपर नीचे होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, बट जो करंट होता है वो सेम होता है। और घरों में हम लोग क्यों नहीं ऐसा यूज़ करते? घर में इस वजह से नहीं कर पाते भाई, सिंपल सी लॉजिक है, इस वजह से नहीं हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि घर में क्या होता है ना, घर में जैसे कि आप फैन ले लो, एसी ले लो, रेफ्रिजरेटर ले लो, है ना, टीवी ले लो, सब में अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट होती है टू ऑपरेट, टू रन इटसेल्फ, है ना, अपने आप को मतलब ऑपरेट करने के लिए हर जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं सब में अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट होती है। और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या करता है, वो तो सेम है ना, वो तो करंट सेम फ्लो करेगा, तो इसी वजह से घरों में हम लोग नहीं सेलेक्ट करते सीरीज। इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट, है ना। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी उसको, अभी के लिए आप ऐसे समझ लो, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, जैसे आर इक्विवेलेंट जो है वो इक्वल होगा सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जैसे मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3, इंडिविजुअल मतलब सिंगल, तो जो सिंगल रेजिस्टेंस है उनका सम होता है, ठीक है। जो सिंगल रेजिस्टेंस है मतलब R1, R2, R3, जो सिंगल रेजिस्टेंस उनका सम होता है। तो चलो सम कर दो, R1 + R2 + R3, करेक्ट आ रहा है आपको समझ में? सीरीज में ऐसे ऐड करता है। अब इमेजिन करो यहाँ पे 4 ओम होता, यहाँ पे 5 होता, मैं अच्छे से लिख नहीं रही हूँ क्या, दिख नहीं रहा आप लोग को, 4 ओम, यहाँ पे लिख लो 5 ओम, यहाँ पे लिख लो 8 ओम। तो कैसे करेंगे जब हमें टोटल निकालना होगा? तो 4 + 5 और +8 कितना हो जाएगा? 8 × 4 = 12, 12 और 5 = 17, ठीक है, तो 17 ओम हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? रेजिस्टेंस निकालना होगा तो सीरीज में हम लोग टोटल ऐड कर देते हैं, करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब मैं डिसएडवांटेज अभी नहीं पढ़ाऊंगी, अभी आप होल्ड करो, अभी मैं पैरेलल पहले पढ़ाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आपने सीरीज कनेक्ट किया ना, सीरीज क्लियर हो गया, ठीक है।
तो जब सीरीज क्लियर हो गया, पैरेलल भी क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान होता है ये। इसमें जो होता है, चाहे देखो 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टर्स आपने देख लेना कैसा छोटे छोटे सा निन्नी सा था, ठीक है। तो जब ये जो रेजिस्टर्स होते छोटे छोटे, इनको 2 या 2 से ज्यादा या n नंबर ऑफ रजिस्टर्स ले ले, चाहे जितना ले ले हम लोग, जितने भी रजिस्टर्स हैं उनको हम 1 बाय 1 कनेक्ट करेंगे, बट पैरेलल कनेक्ट करेंगे, बट उनके 2 कॉमन पॉइंट्स होंगे। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। वहां एंड टू एंड कनेक्शन था, यहाँ पे 2 कॉमन पॉइंट्स है। कैसे, हाउ, देखो ध्यान से। देखो एक कॉमन पॉइंट ये है, यहाँ पे देखो ये गया, एक गया, एक गया, इस रजिस्टर से तो कनेक्टेड है, यहाँ पे 3 गया है। हम और भी कर सकते हैं, ठीक है, और भी कनेक्ट कर सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, बट कॉमन पॉइंट्स 2 होना। जैसे यहाँ से ये निकले और यहाँ आके मतलब सब मर्ज हो गए हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। तो मान लो ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, तो देखो 2 कॉमन पॉइंट्स है। कॉमन है ना भाई, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी यही x है, और जहाँ पे ये मर्ज हो रहे हैं, मीट कर रहे हैं, उसके लिए भी एक ही पॉइंट है। तो यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट होगा, when 2 or more than 2, मतलब नंबर ऑफ, चाहे जितने हम ऐड कर दें, आर कनेक्टेड 2 कॉमन पॉइंट्स, 2 कॉमन पॉइंट, जैसे हमने x और y लिया ना 2 कॉमन पॉइंट्स, और ऐसे अरेंजमेंट्स को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सच अरेंजमेंट्स इज कॉल्ड अ पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके सॉरी, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इसे कहते हैं। ओके चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? जैसे हमने वहां पे कंसीडर किया था ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में आई सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, उसी का जस्ट अपोजिट यहाँ होता है, ठीक है। जो सीरीज कॉम्बिनेशन में था आई सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो डिफरेंट था। यहाँ पे इसका उल्टा कर देना, आप लोग एकदम उल्टा कर देना। एक याद करो, दूसरा वाला अपने आप हो जाता है। और अगर याद करना है तो भाई आज याद करोगे, 10 दिन बाद भूल जाओगे, अगर आप समझ लिए ना इस चीज़ को, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह है ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो ये सब पॉसिबल होता? बताओ, ये सब भी इलेक्ट्रिसिटी से ही रन कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो चीज़ आपके आसपास है तो उसे याद मत करो ना, उसे समझ लो आप। अगर समझ लेंगे तो अप्लाई तो कर पाएंगे, कनेक्ट तो कर पाएंगे चीज़ों को, नहीं तो फिर फायदा क्या पढ़ने का, है ना। तो चलो इसको याद मत करना प्लीज़, समझ लेना इस चीज़ को। मैं अपना 100% दे ही रही हूँ समझाने में, ठीक। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम ऑल द रजिस्टर्स। इसमें जो V होगा, आप यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, V जो होगा वो सेम होगा, I जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है, करंट अक्रॉस इज डिफरेंट, है ना। देखो मैं ऐसे अंडरलाइन करती हूँ, करंट डिफरेंट, V सेम, आ रहा है ना समझ में। I जो हो जाएगा ये डिफरेंट हो जाएगा भाई, ठीक है, समझ में आ गया। इसी वजह से घरों में जो होता है सबको अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट होती है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है ना, सेम वोल्टेज आता है, बट करंट अलग अलग, है ना। हर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का अलग अलग करंट होता है। क्लियर? घर में क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, ये रीज़न है। अगर आप लोग इमेजिन करो घर में सीरीज कॉम्बिनेशन लग जाए, है ना, तो एक लाइट अगर ब्लास्ट की, मतलब एक लाइट अगर खराब हो तो बाकी के सारे कमरों में अंधेरे हो जाएंगे। तो दैट इज़ नॉट फेयर ना यार, कि एक खराब हो तो बाकी के सारे हो जाएं, है ना। तो इसीलिए हम लोग घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं कि एक खराब हो तो दूसरे पे इफेक्ट ना पहुंचे। अच्छा, इसका भी कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज की बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो ये इसको कनेक्ट करना काफ़ी ईजी होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करने में, है ना, थोड़ा ये हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक। अच्छा, वहाँ पे भी हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखा था सीरीज में, तो क्या यहाँ नहीं देखेंगे? यहाँ भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे बोला द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। इट मीन्स व्हाट? अगर हम R इक्विवेलेंट करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल देखो ऐसे हो जाएगा, 1/R1 प्लस अपॉन में होगा, इक्विवेलेंट में होगा। देखो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड, देखो द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैसे होता है? अपॉन के फॉर्म में ना। द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, रेसिप्रोकल हमने कर दिया, सॉरी रेसिप्रोकल मतलब देखो अपॉन के फॉर्म में, ठीक है। तो उसका जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा वो भी रेसिप्रोकल का सम होगा। तो देखो R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे मान लो R1 कितना था, R1 मान लो 4 ओम था, यहाँ पे 6 ओम था, यहाँ पे 8 ओम मान लो। तो इसको अगर हमें सम करना होगा तो R/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8, है ना। इन सब का LCM ले लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक। आ रहा है ना समझ में? चलो, अगर मेरा फ्लो तेज है पढ़ाने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा स्पीड बोलती हूँ, तो अगर समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है तो वो भी आप बता दीजिएगा, मैं थोड़ा नेक्स्ट टाइम तो थोड़ा स्लो बोलूँगी, ठीक। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, एज आई सेड, देखो एक पॉइंट तो मैंने बता दिया घरों में यूज़ होता है, बाकी जगह पे क्या है ना, NCERT बुक्स में 2-3 लाइन्स है, ज़्यादा नहीं है, बट अगर 3 नंबर 4 नंबर में आ गया तब
तब क्या करेंगे, तो कम से कम मुझे कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो सुनने से काम नहीं चलेगा, हमें रिटन प्रैक्टिस भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई चीज़ अगर हम सुनते हैं ना तो उस वक्त तो समझ में आ जाता है, बट आफ्टर सम डेज नहीं कह सकते, आफ्टर सम आवर्स, कुछ समय बाद हम ये भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमें देखो भाई, मैं पर्सनली बता रही हूँ, प्लीज़ मेरी बात को फॉलो करके देखो। जब भी आप पढ़ने बैठो ना तो ये बगल में कॉपी रख लो, है ना, पढ़ते रहो लिखते रहो, पढ़ते रहो लिखते रहो। ये रीड एंड राइट वाला कंसेप्ट ना बहुत बेस्ट होता है। और जो हमें ना किताबों में, जो हमें कॉपियों में मिल जाता है, वो देखो दुनिया कितनी भी डिजिटल आगे हो जाए, कितनी भी आगे हो जाए, लेकिन हमें कुछ चीज़ें अपनी ना रूट पे ही रहना चाहिए, रूट पे काम करना चाहिए। अगर ये सोचो कि हम लिखेंगे नहीं, बस एकदम लेट के ऐसे वीडियो देख लिया, पढ़ लिया ऐसे रात कर, तो फिर वो नहीं, फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें देखो एग्जाम में तो बैठना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। तो लिखने के लिए अगर रिटन प्रैक्टिस पहले नहीं रहेगा तो आप कितने बार भी वीडियो देख लो, कितनी बार समझ लो, रिटन में मार्क्स कट जाएंगे। आप आंसर सही लिखोगे, लेकिन जो करेक्ट वे होता है, प्रोसीजर होता है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कैसे। बट आई रिक्वेस्ट, है ना, कि प्लीज़ आप रिटन प्रैक्टिस करो। तो एप्लीकेशन, एज आई सेड, माई मोस्ट हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, पैरेलल पे बेस्ड होता है। ठीक है, दूसरा डिज़ाइन ऑफ मेनी इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स, जितने भी हम डिज़ाइन देखते हैं इलेक्ट्रिक, मोस्ट ऑफ द, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। जो कंप्यूटर हार्डवेयर है ना, उसका जो डिज़ाइनिंग की जाती है इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स का, वो भी पैरेलल कनेक्ट होता है। इन लाइटनिंग सिस्टम सच एज हाउस or in a Christmas tree often consists of multiple number of lamps connected parallel. In a car system में भी जो DC होता है ना, डायरेक्ट करंट सप्लाई, पावर सप्लाई, वो भी पैरेलल वर्क करता है। ठीक, एप्लीकेशन सर्किट और वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सप्लाइज पावर टू अ लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये तो हो गया था, एप्लीकेशन हो गया है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे हीटिंग है। बस हमारे पास 2 टॉपिक हैं, लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं, अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, ख़त्म ही होने वाला वीडियो। मैंने तो काफ़ी शॉर्ट में ही पढ़ाया है, बट आपको लगा होगा बोरिंग या फिर लंबा, तो आप बताइएगा। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रही है कंटिन्यूसली, जाहिर सी बात है वो जो डिवाइस होगा, वो जो अप्लाइंसेस होगा, हीट तो होगा ही होगा। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, हीट होने की वजह से हीटिंग इफेक्ट्स जो होते हैं, उसका क्या एप्लीकेशन। देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो हो रहा है तो ऑब्जेक्ट जो होगा हीट होगा, हीट होने की वजह से जो हमें रिजल्ट मिलेगा, एप्लीकेशन व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट एप्लीकेशन क्या, तो घरों में जो तुमने बल्ब देखा है ना, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसका जो फिलामेंट है वो हीट होता है, हीट होता है तब देन बल्ब ग्लो, है ना, उसके बाद बल्ब ग्लो करता है। तो ये भी उसका एक एप्लीकेशन ही तो है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। आप देख लो इलेक्ट्रिक फ्यूज, जेमसीबीज वगैरह आप सब लगते हैं, पतला सा वायर होता है ना, वो भी जब गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, फिर ज़्यादा हीट होने पे जब ओवरलोडिंग होता है ना, अपना जो ऐसे होता है वायर, वो ब्रेक हो जाता है। अच्छा खैर चलो, अभी मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्योरली रेजिस्टिव, एक मिनट, हाँ, रेजिस्टिव, हाँ, if a heating current is purely resistive, then the source of energy continually get dissipated entirely in a form of heat. This is known as a heating effect of electric current. Okay, इसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊँ, वही इलेक्ट्रिक बल्ब सबसे बेस्ट एग्जांपल है। when the electric energy is supplied to an electric bulb, the filament get heated because of which it gives light. filament heat हो जाता है, इसी वजह से लाइट मैंने बताया अभी भी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हाँ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये क्या होता है भाई, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो ये कहता है कि हीट जो है ये डायरेक्टली किन किन बातों पे डिपेंड है, हीट किस किस पे निर्भर होता है। हीट जो है तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस पे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब बताया था, है ना, डायरेक्टली मतलब वो इंक्रीज करता है तो वो भी इंक्रीज करता है, वो डिक्रीज करता है तो वो भी डिक्रीज करता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली में अपोजिट हो जाता है। तो जो हीट है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किन किन चीजों पे है, लेट अस डिस्कस दैट, है ना। तो जो हीट है, येलो ले लूँ क्या, नहीं ठीक है, दिख ही रहा है, येलो ले लेते हैं, चलो कोई नहीं। हीट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, स्क्वायर ऑफ करंट। अगर देखो कैसे, अगर करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, स्क्वायर ऑफ करंट, डबल फॉर्म में, मल्टीपल मतलब 2 गुने में, अगर करंट ज़्यादा है तो भाई हीट भी ज़्यादा होगा ना,
करंट ज़्यादा सप्लाई हो रहा है तो जो डिवाइस है वो भी ज़्यादा हीट करेगा। ओके, दूसरा क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस। अगर कहीं पे ज़्यादा रुकावट वाला काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, करंट को रोकना ना। अगर ज़्यादा काम कर रहा है रेजिस्टेंस तो वो ऑब्जेक्ट भी हीट ज़्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा होगा। सोच के देखो, रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करना, रोकना। अब किसी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा ना, है ना। ज़्यादा काम अगर कर रहे हैं तो हीट भी तो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो वही चीज़, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा होगा। तो वी कैन ऑल्सो से इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ऐसे ही जैसे कोई डिवाइस है, मोबाइल ले लो, आपने 5 मिनट चार्जिंग में लगाया, ठीक है, और आपने 5 घंटे चार्जिंग में लगा दिया। 2 फोन रख दो, एक 5 मिनट के लिए लगा के आप चेक करना और एक 5 घंटे के लिए लगा के आप चेक करना। 5 घंटे में ज़्यादा हीट, वो डिवाइस जो ज़्यादा हीट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू दैट 5 मिनट, है ना। तो जो हीट है वो डिपेंड करता है टाइमिंग पे भी। जितना ज़्यादा हम चला के छोड़ेंगे उतना ज़्यादा डिवाइस इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादा हीट होगा। तो जो ये हीट है ये भाई टाइम पे भी डिपेंड करता है। टाइम ज़्यादा तो हीट ज़्यादा, सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आ रहा है समझ में। तो अब देखो आप लोग, तुम लोग कंसीडर करो इस बात को, हीट जो है किसके बराबर हो गया, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, रेजिस्टेंस और टाइम। देखो ये तीनों तो सेम ही है ना, ये तीनों तो सेम ही है। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। तो जो फॉर्मूला बनकर आया है आई स्क्वायर आर टी, एच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे लिखा है, कट गया है, यहाँ पे लिखा है ना आई, सॉरी यहाँ ये क्या है, आई स्क्वायर आर टी है, ठीक है, ये यहाँ पे होगा, बगल में हो गया, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। तो एज इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी कैसे आया, आपको समझ में आ गया होगा। हीट किस किस पे, देखो सब इमेजिन कर लो यार, समझ लो, फॉर्मूला कुछ नहीं है, आप समझ लो, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको, ठीक है। फॉर्मूलाज हैं ये सब, नथिंग एल्स। अच्छा चलो, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर हीटिंग इफेक्ट पूछ रहा है ना तो एप्लीकेशन तो पक्का पूछेगा उसके साथ में, है ना। ऐसे सिंगल तो पूछेगा नहीं कि ये क्या होता है। अब देखो एप्लीकेशंस क्या होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया था ना इलेक्ट्रिक बल्ब का, अब पढ़ भी लेते हैं हम लोग। क्या अब लिखा है, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट ऑफ बल्ब जो है गिव्स लाइट, जो फिलामेंट होता है वो लाइट देता है। बिकॉज क्यों, बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज जनरली मेड ऑफ टंगस्टन, एज यू नो एंड आई नो ऑल्सो, ठीक है, आपको भी पता है टंगस्टन का बना होता है। तो द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। मेटल बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी हाई ज़्यादा होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑल्सो इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रीडली एट हाई टेम्परेचर, ठीक। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है, घरों में लगता है ना एमसीबी में। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ऑल्सो सेफ्टी डिवाइस टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है ये। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज, और ये जो फ्यूज होता है वो सीरीज में प्लेस्ड होता है। सीरीज वाला देखा था ना आपने, एंड टू एंड कनेक्ट होता है ऐसे करके, ठीक है। तो सीरीज में प्लेस्ड होता है, इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट होता है विद द डिवाइस के साथ। इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर, ठीक है, मेड अप ऑफ मेटल और एन अलॉय ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। इफ द करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ करंट फ्लो। देखो एक घर में ना 220 वोल्ट का 220 जो है वोल्टेज सप्लाई होती है, और फ्रीक्वेंसी अगर पूछे तो 50 के आसपास होती है, ठीक है। थ्रू द सर्किट द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर डिक्रीजेज, this melt the fuse wire and break the circuit, saving the appliances attached to the circuit. Clear? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशंस पूछता है तो 2 एग्जांपल तो बिल्कुल माइंड में होनी चाहिए, और थोड़ा सा बड़ा करके एलेबरेट करके बड़े में लिख देना आप लोग, ठीक है, ऐसे क्यों क्या कैसे करके, ठीक। अब देखो लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। ये क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर, इट इज डिफाइंड, देखो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क चार्ज कंज्यूम इन अ सर्किट पर यूनिट ऑफ टाइम, दिस इज व्हाट योर इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अब देखो इसका एक फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। P इज इक्वल टू क्या हो गया, P इज इक्वल टू वी आई। अच्छा, P मतलब तो पावर होता है, ठीक, इसका क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा इसका एसआई यूनिट, ठीक है, इसका एसआई यूनिट वॉट हो जाएगा। अच्छा,
फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई। वी मतलब तुम लोग को पता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, आई मतलब ये पता है करंट। देखो अब इस P के दो फॉर्मूले और होते हैं, P इज इक्वल टू वी आई भी होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, फिर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होता है। अब देखो ये एक फॉर्मूले से, देखो मैंने इस एक फॉर्मूले से ना ये दो फॉर्मूले में बनाऊंगी, कैसे बनेगा अभी देखते हैं। देखो एक बार देखो एक फॉर्मूला, अब मैं इसको बैक कर दे रही हूँ, ठीक है, होप सो आपने नोट किया होगा। अच्छा कोई नहीं, मैं यहाँ बता देती हूँ। P इज इक्वल टू वी आई है। देखो आपको करना क्या है, एक बार आपको V को देखो, एक बार आपको V को रिप्लेस करना है, एक बार आपको I को रिप्लेस करना है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज आ जाएंगे। हमने ओम्स लॉ पढ़ा ही है ना, हमने ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था याद करो, V इज इक्वल टू आई आर ना। तो एक बार हम लोग V की जगह पे क्या रख सकते हैं, देखो P इज इक्वल टू वी आई। ओम्स लॉ में क्या पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा है ना, ओम्स लॉ यही था ना, V इज इक्वल टू आई आर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, फिर R आ गया था, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है, उसको इक्वल बनाने के लिए, ठीक है। P इज इक्वल टू वी आई। अब हम लोग इस V को रिप्लेस करेंगे, किसको रिप्लेस करेंगे भाई, अब हम लोग V को रिप्लेस करेंगे। तो P इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, इस V की जगह पे आई आर रख सकते हैं, इस V की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, आई आर रख सकते हैं। तो ये V की जगह पे हमने आई आर रख दिया, इसके बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दो I से, ये I जो था वो वाला I मैंने रखा है। तो I इंटू आई क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर नहीं हो जाएगा, बताना। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर आ गया, V को रिप्लेस करने से V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये तो मेरा बन गया, ठीक। अब ये बनाना है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो अब हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, ठीक। देखो P इज इक्वल टू वी आई होता है, V हमने एक बार रिप्लेस कर दिया, अब हम लोग I रिप्लेस करेंगे। तो भाई V ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ आप लोग, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, ठीक है, याद आ रहा है ना, I इज इक्वल टू V अपॉन आर भी होता है। ओम्स लॉ में मैंने 3 बताया था, R इज इक्वल टू क्या था, V अपॉन आई, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अब हम I की जगह पे, इस I की जगह पे क्या ये नहीं रख सकते, इस I की जगह पे, इस I की जगह पे V अपॉन आर रख सकते हैं ना। तो बस मैंने कुछ नहीं किया है, I की जगह पे V अपॉन आर रख दिया है, ठीक। तो V इंटू वी क्या हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर। आ रहा है ना समझ में। अब देखो ये वाला भी बन गया ना, ये वाला भी बन गया, 3 फॉर्मूलाज बन गया, V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक। ये 3 फॉर्मूलेज बन गए, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अब देखो 1 वॉट किसे कहते हैं, 1 वॉट भी बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें। 1 वॉट इज द पावर कंज्यूम बाय द डिवाइस। 1 वॉट किसे कहेंगे, जब पावर जो कंज्यूम हो किसी भी डिवाइस के थ्रू, दैट कैरी 1 एम्पियर ऑफ करंट, वो क्या कैरी करता हो, 1 एम्पियर का करंट करता हो। व्हेन इट इज ऑपरेटेड, जब 1 एम्पियर का करंट वो ऑपरेट कर रहा हो, बट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल, जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो, और 1 एम्पियर का करंट जो हो वो 1 वॉट इज अ पावर कंज्यूम। 1 वॉट उसे कहते हैं जब पावर कंज्यूम हो किसी भी डिवाइस के थ्रू, जब वो 1 एम्पियर का करंट, व्हेन ऑपरेटेड, 1 एम्पियर का करंट ऑपरेट हो, जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो हो 1 वोल्ट हो, ठीक है। तो ये जो 1 वोल्ट, 1 जूल, 1 कूलम, 1 एम्पेयर ऐसे करके था ना, वो सारा एक पेज में आप नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ऐसे कलेक्टिवली मिल जाएगा ना तो बढ़िया रहेगा। अच्छा इसका कैसे लिख लेंगे हम लोग, 1W इज इक्वल टू 1A अपॉन 1V, ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखो मैंने प्रॉमिस किया था ना कि वीडियो के एंड में मैं आपको सिंबल SI यूनिट कलेक्टिवली दूंगी, और आप लोग भी जहाँ भी नोट्स बना रहे हो ना, उस नोट्स में देखो अगर स्पेस नहीं है तो स्टिकी नोट्स आते हैं ना, स्टिकी नोट्स, उसमें छोटा छोटा करके लिख के कहीं पेस्ट कर दो, NCERT बुक में। अब आप लोगों ने NCERT से बुक से पढ़ रहे हो या फिर नोट्स बना रखा है, तो आई इंसिस्ट हूँ कि वहाँ पे स्टिकी नोट लगा के ये कलेक्टिवली लिख लो, हेल्प होता है रिकॉल करने में। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, 1-2 दिन का गैपिंग या फिर 1 दिन का गैपिंग रहेगा, है ना, हो सकता है 2 दिन का भी पड़ जाए, संडे पड़ जाए बीच में, तो 1-2 दिन के गैपिंग में अगर मैं स्टडी मटेरियल पहले से नहीं कलेक्ट करके रखूँगी तो फिर तो गलत हो जाएगा भाई। अगर पहले से स्टडी मटेरियल नहीं रहेगा हमारे पास और उस टाइम में लेकर बैठूंगी तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। और पता है स्ट्रैटेजी से मार्क्स आते हैं, टू बी ऑनेस्ट मैं सच बता रही हूँ, मैंने से बहुत स्टूडेंट्स देखे जो दिन रात पढ़ते हैं, हार्डवर्क बहुत करते हैं, बट उनके मार्क्स नहीं आते क्योंकि उनके स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम होता है।
और क्या होता है ना, वो ढेर सारी चीज़ें लेकर बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। वो मेहनत तो करते हैं बेचारे, बट क्या है ना, एग्ज़ाम के पहले मैं आपको बता रही हूँ, आप जनवरी से पहले पहले सारे सिलेबस ख़त्म करके आपके पास स्टडी मटेरियल भी होना चाहिए कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको ये चीज़ तो क्लियर हो कि मुझे इस बुक से या इस नोट कॉपी से अपना जो बेसिक है, इंट्रोडक्शन है जो चैप्टर का, देखो चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसके लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। नोट्स नहीं होगा तो फिर अगर आप बुक से रीड करोगे तो देखो अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी रहेगी तुम्हारी। जैसे बुक से अगर कुछ बच्चे होते हैं ना एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ लेते हैं बस, नहीं ऐसा नहीं रखो ना। एनसीईआरटी बुक से अगर पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी रहेगी, बट देखो एग्जाम के पहले जो कोई रिवीजन वाली बात होती है ना, रिवीजन नहीं अच्छे से हो पाएगा। तो रिवीजन अच्छे से करने के लिए आपको नोट्स मेंटेन करने ही पड़ेंगे भाई। नोट्स मेंटेन कर लोगे तो फायदे में रहोगे। फायदे मतलब मार्क्स अच्छे आएंगे आपके। ऐसा नहीं है कि जो लोग नोट्स नहीं बनाते उनके मार्क्स नहीं आते हैं, मार्क्स आते हैं, बट वाई नॉट बेटर, है ना। बेटर के लिए तो भाई हर कोई मेहनत कर रहा है अभी। तो आप जहाँ में भी नोट्स बना रखे हो वहाँ पे सिंबल असाइनमेंट रख लो, रिवीजन के लिए रख लो। बेशक मुझे पता है यार आपको आता है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें रट उठे होंगे ये चैप्टर, सबके सिंबल ऐसे याद होंगे, बट क्या जाता है, छोटा सा तो स्टिकी नोट्स है, कहीं एक जगह लिख के ऐसे पेस्ट कर लें, रिकॉल करने में आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V है, ठीक है, V है, इसका SI यूनिट वोल्ट हो जाएगा, W जूल, चार्ज का Q से कूलम, करंट का I से एम्पेयर, रेजिस्टेंस का P नहीं, रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसका ओम। अच्छा हुआ मैंने चेक कर लिया, ये रो है ना, P जैसा होता है, ये P जैसा, ठीक। इसका ओम मीटर होता है, ये देखो, पावर का वॉट, हीट का जूल, करेक्ट, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो भाई उतार ही लेना, पक्का इसको उतार लेना। चार्ज इज इक्वल टू एक पेज में लिख लेना, स्टिकी नोट्स में बना के लिख लो, बड़े वाला थोड़ा बड़े साइज का भी स्टिकी नोट्स आता है तो उसको अपने नोट्स में रख लो। देखो टॉपिक में हेडिंग, जैसे जो हेडिंग चल रहा होता है उसमें तो लिखा ही है, बट एक कलेक्टिवली अगर एक जगह पे आ जाएगा ना कंसाइज में तो वो रिविजन में, एज आई सेड अभी 1 मिनट पहले, कि वो हेल्प होगा। रिपीट नहीं करूंगी एक ही चीज़ बार बार। आई इज इक्वल टू देखो Q अपॉन T, ठीक, V इज इक्वल टू तुम्हारा W अपॉन Q हो जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा, रेजिस्टेंस, अब इसका ये रो है, रेजिस्टेंस 2 बार लिख उठा है, ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी, R इज इक्वल टू, हाँ ये तो फॉर्मूला हो गया, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो L अपॉन A। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, ये वही था ना जो R1 प्लस R2 R3, ठीक है, ये भी सही है। हीट हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी, सही है। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये भी सही है, ठीक है, I इक्वल टू, ठीक है। पावर हो जाएगा वोल्टेज करंट, ठीक है, I स्क्वायर R, इसका तो मैंने 3 बताया था ना पावर का, है ना। P इज इक्वल टू VI होता है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R होता है, और P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में R। होप्स आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी, मेरा लेक्चर भी समझ में आया होगा। और अगर कहीं पे भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कमेंट, ठीक है, आप कमेंट करो, आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब है, क्योंकि अब आपने मेरा रिविजन ले लिया, ठीक है, आपने रिविजन ले लिया है इस चैप्टर का। अब रिविजन लेने के बाद अब टाइम है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। तो बैक टू बैक मैं ना इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस अपलोड करूँगी। एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और प्रीवियस ईयर के भी मैं क्वेश्चंस लगवाऊंगी 1 बाय 1 करके। आप बहुत अच्छे से डिटेल वे में देखो, मैं काफ़ी डिटेल में नहीं, मैं बस वही बातें, वही टॉपिक्स, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाऊंगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। और आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए इस चैप्टर के लिए सो यू हैव टू कमेंट। अगर आपको मेरा ये नोट्स चाहिए देन ऑल्सो यू हैव टू कमेंट, ठीक है ना। मैं लिंक अटैच कर दूंगी, आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़, आई होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, बट इफ़ यू रियली लाइक, है ना, इफ़ यू रियली अंडरस्टैंड, देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट ऑल्सो, ओके, एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ओके, थैंक यू।